प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। चाहे वो अफगानिस्तान का भूकंप हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आई हुई बाढ़ हो, या फिर उत्तराखंड में बादलों का फटना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे मुख्य वजह क्या है और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और इसका परिणाम होगा क्या। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बादल फटना होता क्या है। दरअसल में बादल फटने का मतलब होता है कि लगभग 1 घंटे के अंदर लगभग 10 से 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंतर्गत जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाना, इसी को बादल फटना कहते हैं। यानी कि बादल फटने का अर्थ है बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा का हो जाना। और बादल फटने की जो घटना है वो मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि जब बादल फटते हैं तो वर्षा होती है और इस वर्षा को कराने वाले जो बादल होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यानी कि कपासी वर्षा मेघ होते हैं। और ये ऐसे बादल होते हैं जिनका निर्माण लगभग 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। दोस्तों, बादल फटने की जो घटना है ज्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके पीछे मुख्य कारण है हिमालय माउंटेन रेंज में स्थित धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जब मैदानी भागों से उठकर आने वाली मॉइस्ट विंड को लगातार ट्रैप करती रहती है तो धौलाधर रेंज के पास में ऊंचाई पर ये हवाएं लगातार एकत्रित होती रहती हैं और इन हवाओं के एक्यूमुलेशन से यानी कि इन संगठित होने की वजह से टाइटली पैक्ड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं क्लाउड को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर उत्तराखंड और हिमाचल में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मुख्य वजह मानी जाती है यहां पर स्थित धौलाधर श्रेणी जो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। अब अगस्त 2025 की बात है जब उत्तराखंड की हरसिल घाटी में स्थित धराली गांव में बादल फटे और बादल फटने से ऊपर से बहुत बड़ी मात्रा में डेब्रिश यानी कि बहुत सारा मलबा जब नीचे घाटी की तरफ आया तो घाटी में आपने देखा होगा कितना भयानक दृश्य था। पूरे के पूरे जो वहां पर घर थे उनको बिल्कुल ऐसे साफ करता हुआ पानी चला गया जैसे एक झाड़ू लगा दी हो, हमने अपने एक रूम में एक झाड़ू लगा दी हो। दोस्तों, ये घटनाएं लगातार हिमाचल प्रदेश में भी लास्ट ईयर हुई हैं और अभी हाल ही में तो उत्तराखंड में हुई है। अभी हमारे भारत में मॉनसून सीजन चल रहा है। दरअसल में दोस्तों, जब गर्मियों के मौसम में हिंद महासागर से आर्द्र पवनें जब उत्तर भारत की ओर चल रही होती हैं तब इन्हीं पवनों को मानसून पवन कहा जाता है। अब क्योंकि ये आर्द्र पवनें होती हैं तो इसलिए ये हमारे भारत में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। हमारे भारत में जो मॉनसूनी वर्षा है वो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है और लगभग 120 दिन तक वर्षा होती है। यानी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप वर्तमान में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की होने की वजह से मॉनसून लगातार अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, यानी कि लगातार दिन ब दिन मॉनसून की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, इन नदियों में उफान आने लगता है, यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये नदियां पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतर कर आती हैं तो अपने साथ ये मिट्टी यानी कि गाद, कंकड़, पत्थर भी लेकर आती हैं और जो ये मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है ये जो मैदानी क्षेत्र में नदियां बहती हैं उन नदियों की गहराई को और कम कर देता है। ऐसी स्थिति में जब नदी में जल स्तर बढ़ता है तो ओवरफ्लो होने लगती है, इसी को बाढ़ कहते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है वहीं इन नदियों पर जो बने हुए डैम होते हैं उन डैम में भी पानी की मात्रा लगातार बढ़ने लगती है, क्योंकि एक तरफ तो नदियां अपना जल लेकर आ रही होती हैं, वहीं लगातार होने वाली वर्षा से भी इन बांधों में पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही होती है। ऐसी स्थिति में दो तरफ से नुकसान होता है। एक तरफ तो नदियां बाढ़ लेकर आ रही होती हैं और वहीं दूसरी तरफ मजबूरी बन जाती है कि कहीं डैम टूट न जाए तो डैम भी खोलने पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखो कि पहले से ही नदियों में बाढ़ आ रखी थी, अब डैम और खोल दिए तो बाढ़ फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो बाढ़ है वो एक प्राकृतिक आपदा के साथ साथ फिर वो मानवीकृत आपदा का भी रूप धारण कर लेती है। हाल ही में आपने देखा होगा पंजाब में बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है। पंजाब में सबसे पहले वहां पर नदियों में उफान आया बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से। जब एक तरफ नदियों में बहुत सारी पानी की मात्रा बढ़ी और बाढ़ आई, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में रंजीत सागर डैम, पोंग डैम और भाखड़ा नागल जैसे जो डैम थे इन डैम को भी खोल दिया गया। और ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि 70% तो नदियों की वजह से यहां पर बाढ़ है, जबकि लगभग 30% जो बाढ़ है वो डैम खोलने की वजह से, यानी कि डैम खोलने की वजह से जो नदियों में जल स्तर बढ़ा है उसकी वजह से यहां बाढ़ आई हुई है।
आज स्थिति यह है पंजाब की कि 1300 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के घर बिल्कुल पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पर पंजाब को नुकसान हो रहा है। पंजाब वो क्षेत्र जिसके लिए उड़ता हुआ पंजाब बोला जाता था, ये वो क्षेत्र है जिसने हमेशा हमारे देश को सपोर्ट किया है अनाज के उत्पादन में। आज वही पंजाब हमारा क्षेत्र जूझ रहा है एक प्राकृतिक और मानवीकृत आपदा की वजह से। और दोस्तों, बाढ़ आने से नुकसान ये तो होता ही होता है कि चारों तरफ जल भराव हो जाता है, पशुधन की हानि होती है, कुछ लोगों की डूबने से मौतें भी हो जाती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा यह भी होता है कि जब बाढ़ का स्तर धीरे धीरे कम होता है, वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़नी शुरू होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी महामारी वहां पर एक बड़ा रूप धारण कर सकती है और वहां की जनसंख्या को नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पंजाब का पानी है और ये उत्तराखंड का पानी है, जब ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ मैदानी क्षेत्र की तरफ, तो इसने दिल्ली पर भी अब संकट खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने यमुना नदी पर एक बैराज का नाम सुना होगा, हथनी कुंड बैराज। हाल ही में हथनी कुंड बैराज को जब खोला गया तो इसके बाद में फिर नीचे जो 2 बैराज बने हुए हैं, ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज, इन बैराज को भी खोल दिया गया। यानी कि अब 3 बैराज को खोलने की वजह से दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनरली अगर हम देखेंगे तो यमुना का जो खतरे का निशान रहता है वो लगभग 205.33 मीटर पर रहता है और अभी वर्तमान में जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये जल स्तर लगभग 206 मीटर तक पहुंच चुका है। यानी कि अब ये पानी धीरे धीरे आकर के लगातार दिल्ली में जो यमुना बह रही है, खास करके जो पुरानी दिल्ली में लोहे का पुल है वहां पर उस वाले पुल को आज ही बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये दिल्ली में भी एक बाढ़ का संकट बड़ा खड़ा हो सकता है क्योंकि यहां पर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद आ रहा होगा 2023 में क्या हुआ था, हथनी कुंड बैराज को जब खोल दिया गया था तो हथनी कुंड बैराज को खोलने की वजह से यमुना का जो जल स्तर था वो लगभग 208 मीटर तक, यानी कि 205.33 जो खतरे का निशान था उससे भी लगभग 3 मीटर ऊपर तक आ चुका था और वहां पर आसपास के क्षेत्र में जो घर थे वो लगभग 8-8 फीट तक पानी में डूब चुके थे। दोस्तों, सितंबर का महीना दिल्ली के लिए कुछ खतरनाक ही साबित हुआ है क्योंकि यमुना में पहली बार ऐसा नहीं है कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 1978 की बात है जब 5 से 6 सितंबर के आसपास यमुना नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी थी और वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि आपको यकीन नहीं होगा कि मुखर्जी नगर, आदर्श नगर, निरंकारी जैसे जो ये क्षेत्र है, मॉडल टाउन वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़े से ऊंचाई पर स्थित हैं, ये भी पानी में डूब चुके थे और सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, अब समस्या ये आती है कि इन सब के पीछे क्या कारण है, तो कारण है सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉनसून और मॉनसून के साथ साथ नदियों में पूरी तरह से उफान का बढ़ जाना। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में तो प्राकृतिक आपदाएं एक बड़े स्तर पर हर साल विकराल रूप धारण कर रही है। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कभी बादल फटने की वजह से बाढ़ आती है, कभी मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों के आपस में मिल जाने की वजह से बाढ़ आती है, यानी कि एक बहुत ही भयानक स्थिति बन जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में NH 305 पर बना हुआ मंगलोर पुल पानी में ढह चुका है। मलाना जल विद्युत परियोजना का कोफर डैम टूट चुका है जिसकी वजह से वाहन पानी में बह गए। दोस्तों, दरअसल में यहां हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में प्रिस्टीन होटल एंड रिजॉर्ट के नाम से जो होटल है वहां पर उसने एक याचिका दायर की और इन्होंने कहा कि हमें होटल बनाने के लिए सरकार, राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। दरअसल में यहां हुआ क्या था, जो तारा माता हिल वाला क्षेत्र है, राज्य सरकार ने उसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया और ग्रीन जोन घोषित करने के बाद में यहां पर जो कंस्ट्रक्शन था, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, उसको रुकवा दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब ये याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि आप लेट हो चुके हैं क्योंकि ऐसी जगह पर ओवर कंस्ट्रक्शन कराना भी एक खतरे से बाहर नहीं है, वो भी एक खतरा लेकर आ सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है और वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि हम प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसमें जो मानवीकृत कारण शामिल हो रहे हैं कम से कम उनको तो हम रोक सकते हैं, जैसे कि ओवर कंस्ट्रक्शन को रोकना, पहाड़ों को कम से कम काटना और ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र को बढ़ावा देना।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हमें हिमाचल प्रदेश की जो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है उसके प्रति अगर हमने चिंता जाहिर नहीं की, अगर हम सचेत नहीं हुए, तो हिमाचल प्रदेश नक्शे से मिट सकता है। तो दोस्तों हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हमें पूरी तरह से सचेत और सजग रहना होगा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान सबको खुश रखे। थैंक यू।